हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आयुषी, मेरे को होस्ट बना दो बेटा। आयुषी, आयुषी, हाँ जी बेटा, एक तो हम लोगों ने डिस्कशन के बारे में बात करना है। सैटरडे को आप लोगों का एनसीईआरटी का डिस्कशन था, कोई भी नहीं आया उस टाइम। क्या कोई डाउट नहीं थे? सर डाउट ही नहीं थे सर। ओके। सर एक डाउट स्लॉट में शायद आप भी नहीं आए थे। क्या कह रहे हो? सर एक डाउट स्लॉट में शायद आप नहीं आए थे, वो 3 बजे था एक डाउट स्लॉट। 3 बजे मैं आया था बेटा, मैंने 5 मिनट वेट किया। नॉर्मली तो आप लोग सब लोग है ना 3 बजे से पहले ही आ जाते हो। नहीं तो सर, मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। क्या बात कर रहे हो यार? यस सर, एक मिनट में आपको डेट चेक करके बताता हूँ। सर वैसे ग्रुप में बात तो चल रही थी कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही, रिकरिंग मीटिंग दिखा तो रहा। कह रहे थे। मैंने तो सर मीटिंग आईडी किया सर था। बाकी सर डाउट स्लॉट की जो बाकी आईडी होती है वो सेम थी क्या वो आईडी? हाँ सेम ही, मेरे अपने वाली यूज़ करी थी मैंने तो। मैंने 3 बजे स्टार्ट किया था। नॉर्मली तो मैं देखता हूँ कि आप लोग सब लोग है ना पहले ही रेडी रहते हो। तो जैसे ही मैं ऑन करता आप सब लोग ज्वाइन कर जाते हो। उस दिन मैंने 5 मिनट तक वेट किया तो कोई आया नहीं, तो मैंने सोचा कि या तो डाउट्स नहीं होंगे या फिर भूल गए हैं सब लोग। सर मीटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई थी 17 को। सर मीटिंग ना लॉग्ड थी, वो कोई हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। क्या बात कर रहे हो यार? चलिए, उसका उस दिन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने तो स्टार्ट किया था। ठीक है, या तो कोई टाइम का इधर उधर रह गया या कोई नेटवर्क के कुछ इश्यूज रहे होंगे। सर रीशेड्यूल कर अगर आप लीजिए लोगों के प्लीज। कुछ डाउट है तो हम लोग किसी और दिन रख सकते हैं। या ऐसा कर लो, हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन रखेंगे उसी में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो। है किसी का कोई डाउट एनसीईआरटी में? सर कौन सी एक्सरसाइजेस थे, एक बार रिपीट कर दोगे, मैं भूल गया। 9.5, 9.6 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। सर शायद से मिसलेनियस में मेरे डाउट्स है सर थोड़े। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो है वो शीट का डिस्कशन रख लेते हैं। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शीट है उसमें से डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कब कहाँ तक आप लोगों ने करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव लेवल 1 में, और ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में हैं आपके 26 क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव लेवल 1 तक क्या हम लोग वेडनेसडे को डिस्कस कर लें? हेलो सर। और उसी में हम लोग जो आपका जो 9.5, 9.6 और मिसलेनियस है ना एनसीईआरटी का डिस्कशन जो भी है पेंडिंग रह गया उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? सर वो एनसीईआरटी वाला सर लास्ट में कर लेना। वो तो यार ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो देख लेंगे, पहले करना है बाद में करना है तभी बात ओके सर। करेंगे, ठीक है? वेडनेसडे को डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शीट है उसमें ऑब्जेक्टिव लेवल 1 तक हम लोग डिस्कस करेंगे 3 बजे, और उसी में हम लोग एनसीईआरटी का भी वो डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? यस। यस सर। ये तो रही बेटा बात है ना अभी जो करंट हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं उनकी डिस्कशन की। अब जैसे कल हम लोगों ने है ना संडे को हम लोगों ने मीटिंग रखी थी आपकी रिवीजन के लिए। तो रिवीजन है ना मैं ये चाह रहा हूँ कि भी हम लोग आज से अगर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं आज से स्टार्ट करने के लिए? यस सर। यस सर। सब लोग हैं?
यस सर। सर बट अभी सॉल्विंग पड़ी है थोड़ी सी। यस सर। सर अभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर इनकी सॉल्विंग मतलब इक्वल आने दो सर, जो आप सिलेबस करा रहे हैं ना उसके इक्वल अगर आ गई ना सॉल्विंग, फिर तो सर कर लेना। सॉल्विंग तो बेटा है ना, Yes, ये जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे ही है, थोड़े लंबे ही हैं, सॉरी छोटे हैं, तो इसमें सॉल्विंग आपको हमेशा पीछे रहेगी। तो वो आपको मतलब हमेशा ऐसा लगेगा। और जो मैंने सोचा है, जो मैंने प्लान बनाया है आपको है ना, इसके लिए जो रिवीजन के लिए अलग से अब एक्स्ट्रा टाइम निकालना चाहिए। अब जितना ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास में आता जा रहा है, उतना ज़्यादा आपको है ना और अपना जो टाइम शेड्यूल है और बढ़ाना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। और मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि भी मैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने जो सोचा है कि अगर आप लोग डेली का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, अगर मान लीजिए आज आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको वो 1 घंटा अलग से निकालना है, वो 6वां घंटा निकालना है जी। अगर कोई 3 घंटे पढ़ रहा है तो भाई उसे चौथा घंटा अपना अलग से निकालना है। तो जो आपकी रेगुलर स्टडीज चल रही हैं, आप उनको उतना ही टाइम देंगे, उतना ही उसको कंटिन्यू रखेंगे, और ये 1 घंटा आप डेली का अलग से एक्स्ट्रा निकालिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे वो करना है, तो वो निकल भी जाएगा। उसी के अंदर रहते हुए फिर वो निकलता नहीं है अलग से। ठीक है, अगर वो प्लान बनाएंगे कि भी मुझे एक घंटा डेली का अलग से निकालना है, तो वो निकल जाएगा। डेफिनेटली आप अपने आप को खुश कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर, रख लो। ओके सर, जैसे आपके। सर अगर आपको ये ज्यादा ठीक लग रहा है तो आप शुरू कर दो आज से। मेरे हिसाब से तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। यस सर कर दो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालेंगे उसमें हमें मैथ में क्या फोकस करना चाहिए थोड़ा? वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, वो सारा का सारा मैं आपको प्लान बना रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, जो डेली का 1 घंटा है, वो मैं सिर्फ अकेला मैथ्स के लिए नहीं कह रहा। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का साइमल्टेनियसली अपने एंड से कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। मैंने 1 घंटा आपको है ना तीनों सब्जेक्ट के लिए बोला है, जो कि पॉसिबल है। अगर आपको आपके बाकी की टीचर्स भी कहते हैं या आपका खुद का मन है, तो तीनों के लिए 1 घंटा तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको टोटल 1 घंटा बोला है दिन का, वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो मैथ्स के लिए मैं है ना, जो हम लोग प्रिपरेशन रखेंगे रिवीजन के लिए, हमें 11th के टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। और 3-4 दिनों में हम लोग जैसे है ना एक्स्ट्रा डाउट स्लॉट रखते हैं, वो 1-1.5 घंटा हम लोग डिस्कशन के लिए रखेंगे। आप उन 3-4 दिनों से पहले आपने क्या करना होगा, उस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है। जो आपके क्लास नोट्स है उनको एक बार पढ़ के आना है। सिर्फ उन क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए, और उनके जो क्वेश्चंस है क्लास नोट्स के, वो पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल है, आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो जो क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, जिनको आपको दिक्कत लगती थी या उस टाइम है ना समझ में आए या नहीं आए, मतलब आपको थोड़ा दोबारा से देखना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी आप टाइम निकालिए। तो ये आपने उस टाइम उन 3-4 दिनों में कर लेना है। और फिर 3-4 दिनों के बाद हम लोग उसके लिए उस चैप्टर के ऊपर एक अपना रिवीजन क्लास रख लेंगे। और उसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत लगेगी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ाना है, या सारे के सारे टॉपिक आते तो हैं, जस्ट एक बार उनको रिफ्रेश कराना है, तो वो हम लोग उस क्लास में करेंगे। ठीक, सही है। यस सर। अब सबसे पहला जो मैंने जो टॉपिक सोचा है ना, जो हमें है ना स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करनी चाहिए, जो हमारे कॉन्फिडेंट वाले चैप्टर हैं, जिसपे है ना हमें रिवीजन करने में मतलब मजा आए। ऐसा ना हो कि भाई हमने रिवीजन स्टार्ट तो कर दिया और चैप्टर टफ वाले उठा लिए और फिर हमारा रिवीजन से मन उठ गया, तो फिर वो है ना चीजें खराब हो जाती है, फिर हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। तो बेटर है हमें वैसे चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए कि जो है ना जो सबके है ना कैपेसिटी के अंदर है, जो सब लोग जिस पे टारगेट करते हो। और उन चैप्टर में सबसे पहले मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हम लोग है ना रिवीजन क्लास है, क्या वो थर्सडे या फिर फ्राइडे को रख सकते हैं? यस सर, रख लो। फ्राइडे को रख लो सर, रख लो। यस सर। हम लोग 3-4 दिनों में एक टॉपिक करेंगे, एक टॉपिक ऐसे करेंगे, तो 2 हफ्तों में हमारे 3 चैप्टर तो अभी हो जाएंगे 11th की। और फिर जब आपका है ना अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी सी पेस हम लोग बढ़ा लेंगे
मतलब अभी 4 दिनों के बाद अगर डिस्कशन क्लास आएगी तो तब हम लोग 3 दिनों में कर लेंगे, तो हफ्ते में 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो आई थिंक 11th में है ना 12-13 चैप्टर हैं, तो वो बड़े आराम से हमारा इजीली याद हो जाएंगे और कवर अप भी हो जाएंगे। और जब आपका जो टेस्ट पैटर्न चालू होगा, ऐसा नहीं है कि अभी की अगर मैं क्लास रिवीजन क्लास रख रहा हूँ तो इसके बाद आप लोग नहीं पूछ सकते। इसके बाद में भी जब हम लोग जो रिवीजन शेड्यूल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर कोई टॉपिक आज हो भी गया तो उसको भी दोबारा से किया जा सकता है अगर उसकी नीड है तो, ठीक है ना। तो ये तो मैं अपने एंड से थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि भी अगर आप लोग आज ही से स्टार्ट कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, और आज से अगर टाइम निकालेंगे तो फिर आपको रिवीजन करने में ज्यादा मजा आएगा। एकदम से अगर आप डेली का 5 घंटे रिवीजन करेंगे तो शायद वो उसमें आप है ना उतनी रिदम ना बना पाए। आज से अगर आप डेली का 1 घंटा निकाल के वो रिवीजन बनाएंगे तो उसमें रिदम बनने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है सर। हाँ जी सर एक दो चीज कहनी थी सर। एक तो जैसे सर खुद कुछ मतलब शेड्यूल बना के रिवाइज करते हैं ना, तो सर इतना इफेक्ट नहीं होता। आप बोल के कुछ फिर करते हो तो सर वो कर भी लेते हैं मतलब। इसीलिए तो मैंने आपको टॉपिक दिया है, इसलिए मैंने आपको बोला कि डेली का आप 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो। अपनी जो रेगुलर स्टडीज है उनको कम नहीं करना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो। उसके लिए आप अपने आप को पुश करो कि भी मैंने वो रिवीजन अलग से स्टार्ट करनी है, तो मुझे 1 घंटा यहाँ से निकाल लेना चाहिए। जहां से भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, जो भी आपको टाइम लगता है कि भी मैं उस टाइम में मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता, तो आप वो मान लीजिए कि वो वाला 1 घंटा मैंने अब इस रिवीजन पे लगा देना है। जो आपका एक बड़ा गैप आपका रहता होगा, किसी का हो सकता है नाइट में होता होगा, वो 1 घंटा निकालना पॉसिबल किसी के लिए हो सकता है दिन में। जैसे आप लोगों की क्लासेस 2 बजे हो जाती हैं ओवर, तो कई लोग होते हैं कि भी जो 5-6 बजे से पहले कभी पढ़ते ही नहीं है। तो अब आप उनके लिए है ना टाइम का बड़े आराम से यहाँ से निकल सकता है कि भी आप 3 से 4 बजे के बीच में या 3:30 से 4:30 के बीच में आप अपना 1 घंटा मान लीजिए कि मैं उस टाइम को तो हमेशा डेली वेस्ट करता हूँ, तो अब मेरे लिए वो 3:30 से 4:30 का टाइम मैं अपना रिवीजन के लिए लगाता हूँ। तो इस तरीके से है ना जो एक पर्टिकुलर टाइम है जिसको आपको पता है कि मैं यहाँ से तो मैं कुछ और ही कर रहा होता हूँ, फोन पे बैठा रहता हूँ या कुछ यहाँ पे कर रहा होता हूँ, तो आप उस टाइम को फिक्स कर लो कि मैंने उस 1 घंटे में मैंने रिवीजन करनी है। और उसको काउंट मत करें, उसको ये मत काउंट करके मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है। उसको अगर आप काउंट करेंगे तो फिर आपकी जो रेगुलर स्टडीज है वो कम हो जाएंगी। वो आप एक बोनस की तरह लेके चलें। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, देखिए आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए, तो थोड़ा मेहनत भी तो ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो तभी हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि भी हम लोग आज से रिवीजन चालू कर लें। जितना अर्ली करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई पेपर में आपको वो चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती हैं जो आपको याद है। आप लोगों ने 4 महीने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो नहीं उतना फ़ायदा करेगा। वो अगर आप पेपर के दौरान भूल गए तो क्या फ़ायदा, उस टाइम पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेपर के दौरान याद रहता क्या है, जो आप रिवीजन करके जाते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया तो उसको बोल दिया हमने रिवीजन कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो रिवीजन है तो उसको प्रॉपरली करिए। अब अभी आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, अभी आप है ना, तो अभी आप रिवीजन के लिए सिर्फ लिमिटेड टाइम निकाल सकते हैं, डेली का 1 घंटा। तो आप उसमें थ्योरी पढ़िए, क्लास के क्वेश्चंस देखिए, और टाइम मिल रहा है तो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले करे हैं उनको आप देखिए, खासकर उनको जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत लगती थी। तो इस तरीके से नया तो नहीं कुछ ट्राई करना है? नया अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो रिवीजन पैकेज के बारे में बात किया गया था है ना, कल की जो मीटिंग थी, तो जब वो आपको पैकेज मिल जाएगा तो वो आपके लिए नया ही हो जाएगा। ओके ठीक है ना सर रिवीजन में सिर्फ मतलब नोट्स करने हैं ना 100% एकदम? हाँ, नोट्स करने हैं, उसके क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं, और जो आपकी पहले की जो सॉल्विंग करी हुई है उनके क्वेश्चंस देखने हैं आपने, जो पहले की सॉल्विंग करी हुई है, कुछ नई सॉल्विंग ना करें। सर हाँ जी सर, मेरा ना जैसे पिछले साल थोड़ा क्वाड्रेटिक थोड़ा सा बीच में रह गया था, क्योंकि सर मैंने लेट एडमिशन किया था। सर मैंने अपने एंड से तो सर काफी पढ़ लिया था, पर सर अब समझ नहीं आ रहा रिवीजन कैसे करूं। बेटा, जो नोट्स हैं आप वो नोट्स लीजिए, और अगर आपके पास पूरे नोट्स हैं तो फिर तो अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो किसी अपने फ्रेंड से ले लीजिए नोट्स, ठीक है। उनको रिवाइज करिए, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग फिर डिस्कशन में ही दिख पाएंगे।
1-1 Okay, उसका है ना, हम लोग अभी मैं हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वेरीज होंगी, तो अभी मैं हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वेरीज तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो उसका कोई भी आपको दिक्कत लगता है तो वो अपना डिस्कशन जो क्लास हम लोग रखेंगे उसमें अपने डाउट्स पूछिएगा बस। ओके, हाँ जी, तो ये डन रहा। हम लोग फ्राइडे की जो 3 बजे की क्लास होगी, बेटा आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, या तो माइक को पास में लेके आइए या फिर आपके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फ्राइडे की क्लास में बेटा हम लोग जो जो डिस्कशन क्लास है 3 बजे की, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जी, क्वाड्रेटिक चैप्टर। पहले क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर सीक्वेंस सीरीज कर लेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो इजी चैप्टर आपको लगते हैं पहले हम लोग उनको करेंगे, फिर धीरे धीरे करके 11 के जो थोड़े टफ चैप्टर होते हैं, पीएनसी हो गया, बाइनोमियल हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उन पे चलेंगे, या कोनिक सेक्शन हो गया। ठीक है ना, तो सर एक कम्प्लेक्स पार्ट 2 नहीं हुआ था हमारा, कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 वो करवा दो, मतलब वो यस सर, वो आप कर प्लीज लेंगे। करवा देना। यस सर, वो वो कर मार्च लेंगे, में वो कर करना लेंगे। था। हाँ वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। और सर एक चीज लेकिन ना, उसके वो लिए मैंने ना आपको पहले भी कहा था सर, वो पीएनसी भी करवा देना एक बार आप अपने वो end वो से। वो कर लेंगे, वो सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को है ना 1 बाय 1 टॉपिक को करके करना चाहिए, और जो नई चीज सीखने की बात है वो पहले हमारा 12th का सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि फिर आपको क्या है कि अगर मैं उसको नया पढ़ाऊंगा ना तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे, और फिर जब उसको उन क्वेश्चंस को करना होगा तो फिर आपके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, फिर आपकी 12th वाली चीजें ना खराब। ठीक है, तो पहले वो 12th का सिलेबस खत्म हो जाने देते हैं, और फिर जो मोस्टली जैसे अगर रिवीजन प्लान भी है वो नॉर्मली है ना 15 नवंबर के बाद से ही है। टेस्ट वगैरह आई थिंक पहले से चालू हो जाएंगे, जो रिवीजन प्लान है वो तो है ना 15 नवंबर के बाद ही है, तो वो जो हमें 1-2 हफ्ते का है ना टाइम मिल जाएगा, उसमें हम लोग वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है सर अब वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ जी, बोलिए। सर मैं पूछ रही थी, जो मैम ने सुनीता मैम ने कल बोला था पार्ट टेस्ट के बारे में, तो उनका सारे पार्ट टेस्ट का हमें सिलेबस एक पहले ही बता देंगे कि या हर पार्ट टेस्ट से पहले बताएंगे? मोस्ट प्रोबेबली प्लान यही रहेगा कि भी आपको सारे जो पार्ट टेस्ट है उनका सिलेबस पहले मिल जाए। ओके सर। चलिए बेटा हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन दिए थे। यस सर। पेपर डिस्कस करना है। सब पेपर हुआ था सर, अच्छा हाँ, मेंस का। पेपर डिस्कस करना था। एक सेकेंड, पेपर कैसा गया आप लोगों का? सर काफी अच्छा सर गया। इजी हो गया था सर इजी इजी था तो पर था लेंदी सर, था। सर मेरा हुआ नहीं सर, पूरा रह गया लेकिन काफी। लेंदी था। पूरा तो होगा। यस सर। फिर कैलकुलेशन काफी लंबी थी। तो सारी चीजों के लिए आप लोगों को आपको रेडी रहना चाहिए, है ना, लेंदी भी रहेगा तो भी करना चाहिए आपको, है ना। तो कैलकुलेशन भी आप लोगों ने फास्ट करनी है। देखिए कैलकुलेशन के लिए है ना बहुत से लोगों का ये क्वेरी आता है कि सर मेरी कैलकुलेशन पेपर की तरह गलत गलत हो जाती है। तो बेटा उन चीज़ों के लिए है ना आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है। ये चीज़ें होती हैं जब आप पैनिक क्रिएट करते हो, और वो पैनिक क्रिएट ना हो उसके लिए होता है कि भी आप कंसेप्ट्स को कितना अच्छे से जानते हो, और कैलकुलेशन आप यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान आप कितनी अच्छी करते हो, कितनी फास्ट करते हो, कितनी सही करते हो। अगर आप यहाँ पे क्लास में अपनी कैलकुलेशन वगैरह सही करेंगे तो आपका पेपर में भी कैलकुलेशन सही चलेगा, और कैलकुलेशन बेटा किसी को नहीं सिखाई जा सकती। तो ये जो है ये एग्जाम टेम्परामेंट वाली बात है कि एग्जाम में आप किस वे से अप्रोच रखते हो। अगर आपके 2 क्वेश्चन लगातार हुए नहीं मान, और साथ में ये मान लें कि भी आपका जो बेस्ट टॉपिक था आपके उसमें से नहीं हुए, तब आप कहीं हड़बड़ाहट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपने अब सीखनी है, एग्जाम टेम्परामेंट बनाना है। अब इतने सारे मॉक टेस्ट होंगे तो उनमें आपने ये भी चीज़ें सीखनी है। अगर
दो तीन क्वेश्चन लगातार ना हो तो फिर भी आप अपने आप है ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और क्वेश्चन में है ना पेपर में बने रहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप तो मेरा पेपर करने का मन नहीं हो रहा, तो यार जो मेरे बेस्ट वाले टॉपिक थे या जो चीज़ मैं पढ़ के गया था वो नहीं हो रही, तो बाद में पता नहीं क्या। तो आपके पास वो कोई चॉइस नहीं है कि भी आप उस पेपर को छोड़ दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को सिखाई नहीं जाएंगी, लेकिन आपको खुद ही वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि भी मैंने जो थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी में से तो आ रहा है पेपर, और मेरे लिए अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। हाँ, कैलकुलेशन वाली जो बात है तो वो तो बेटा है ना सिखाना हमारे पास नहीं है, तो आप लोगों ने खुद ही देखना है। यहाँ पे जितना सही करेंगे, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भी क्लास में अगर फर्स्ट टाइम में सही आंसर देंगे बिना गलत कैलकुलेशन के, तो आपको पेपर में भी सही जाएगा। तो वो हैबिट आप बनाइए। मॉक टेस्ट में अगर गलतियाँ होती हैं तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने पेपर के दौरान कैलकुलेशन सही हो इसको आप थोड़ा ठीक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देख के, जो कि आपके डेफिनेटली है ना इस रिवीजन शेड्यूल में हो ही जाएंगे। ओके, तो उनसे ये है बेनिफिट लेने का ट्राई करिएगा मॉक टेस्ट से। चलिए पेपर डिस्कस हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यस सर, फोर्थ में बेटा x को 1/x से रिप्लेस करो। इसके जैसा क्वेश्चन तो क्लास में किया था बिल्कुल एंड में, जो मैंने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस कराए थे। यस सर, हमने बस साइन वाला करा था कोसेकेंड की जगह। अब एक एक क्वेश्चन तो नहीं होगा ना। नहीं सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यही हाँ। करा था, बस कोसेकेंड की जगह साइन था। हाँ, उसके जैसा किया था हमने एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। सर 5 में देखना है 5 सर 5 में वो π/2 माइनस x लिख के, मतलब वैसे ही होगा पहले। ये π/2 माइनस x लिख के नहीं होगा, इसमें तो आपको फंक्शंस को कंपेयर कर लेना है। सर मैंने तो cos ऑफ cos x लिख के और दूसरे वाले को sin ऑफ sin x और फिर cos x सिंपल, मतलब sin x उसको लिख लिया। सर I3 का कंपैरिजन समझ लगा था मुझे। cos ऑफ sin x और cos x, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा छोटा होगा? देखिए यहाँ पे मैं इसमें sin x को इनपुट मान सकता हूँ, इसमें x को इनपुट मान सकता हूँ। यस सर। और cos x क्या एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? यस सर। यस सर। तो जब cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब जितना छोटा इनपुट होगा उतना आउटपुट बड़ा होगा। यस सर। यस सर। sin x इज लेस देन x, लेस देन x सर। तो मतलब cos ऑफ sin x क्या हो जाएगा? मोर देन ग्रेटर देन cos cos x। ठीक है, सही है। यस यस सर। अब sin x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जी, सही। यस सर। तो जब और साथ में sin x हमेशा x से छोटा रहता है, तो अगर मैं इस x की जगह दोनों में cos x रख दूं तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर Yes, है? sir. इसकी जगह cos x रिप्लेस कर दिया जी।
तो अब आप मुझे ये बताइए, जो पहला वाला इनइक्वालिटी मैंने बनाई थी, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी बनाया, तो इसमें cos ऑफ sin x cos x से ज्यादा है, इसमें cos x ज्यादा है, तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला, ये सबसे बड़ा हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया, और ये तीसरे नंबर पे हो गया। ओके यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 7। सर बता दो। 7 बता दीजिए। इसको डिफरेंशिएट कर लो लेबनीज़ रूल लगा के। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? f of x square plus 1x into the differentiation of x square plus 1 plus x, right? तो x square into 1 plus x, इसका डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? 1 आएगा जी। अब पहले तो ये बेटा इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x square plus 2x 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा। यस सर। तो बेटा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? f ऑफ 2 की। तो यहाँ पे आप ये सोचो कि मैं x की क्या वैल्यू डालूं ताकि ये f ऑफ 2 बन जाए? 1 डाल देंगे, तो f ऑफ 2 इंटू ये 1 डाला तो ये 5 बन गया। f ऑफ 2 कितना आ गया? 1/5 हो गया। ठीक, यस सर। नेक्स्ट 8 9 10 11। सर 8 बता सकते हो? इतना बाद में बता रहा है यार। सर वो पता नहीं लगा था, आप जल्दी जल्दी। ब्रैकेट ऑफ cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का बेटा ग्राफ बनाओ पहले। तो cot इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है क्या? यस। इसमें ये पाई होता है, ये पाई/2 होता है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा नीचे बना दिया, ऐसा है। ठीक, ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। अब बेटा cot इनवर्स का ब्रैकेट लिखा है, आप देख रहे हो cot इनवर्स के जो आउटपुट हैं वो 0 से लेके पाई तक होते हैं, मतलब 0 से लेके 3.14 तक होते हैं, राइट? यस। तो हमें अब ये देखना है कि भाई जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल में cot इनवर्स क्या क्या आउटपुट लिखा है, और इनफैक्ट उसका फिर ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो -π/2 आउटपुट आने के लिए cot की क्या वैल्यू होगी? 2 से बड़ी हो। मतलब -π/2 इनपुट पे इसका आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। यस सर। क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी? क्या है? 3π/4 से थोड़ा सा कम सर। आपको चाहिए cot इनवर्स ऑफ -π/2 की वैल्यू। ठीक, तो आप ये सोचो
कि कॉट थीटा आपका बन गया -5/2 विच इज -1.57। तो बेटा -1 थीटा की कौन सी वैल्यू पे आपको -1.57 मिल जाएगा? तो आपको पता है थीटा की वैल्यू अगर 135 डिग्री डालते हैं, 3π/4 डालते हैं तो कॉट थीटा माइनस हो जाता है, -1 हो जाता है। मतलब 135 डिग्री पे ये -1 देता है, तो 135 डिग्री से थोड़ा ज्यादा अगर लेंगे तो आपका क्या होगा, -1.57 आंसर आएगा, राइट? ठीक, यस सर। तो मैं इसे अगर ये तो चलो रेडियंस पे लिखना है कायदे से, तो हमें रेडियंस पे लिखना चाहिए, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं इसको डिग्री में लिख लेता हूँ। ये फिलहाल मैं आपको बोल देता हूँ कि ये 140 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है ना? सही है? यस सर। 140 डिग्री क्या रेडियन 2 से ज्यादा? रेडियन 2 कितना Yes. होगा? 114 डिग्री है ना, 114 डिग्री है ना, तो उससे ज्यादा। तो बेटा अगर मैं इसका ब्रैकेट लूंगा, इसका अगर मैं ब्रैकेट, इन आउटपुट्स का अगर मैं ब्रैकेट लूंगा, तो ये इन सारे आउटपुट का ब्रैकेट किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। यस सर। मतलब -π/2 से लेके इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे इसका जो रेडियन है वो 2 आंसर लेगा, कौन से, अगर आप अब आपको इसका आउटपुट 2 चाहिए, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू फॉर द टाइम अल्फा मान लो, तो कॉट इनवर्स अल्फा आपको 2 के बराबर चाहिए, राइट? तो अल्फा कितना आ गया? कॉट 2 आ गया क्या? दैट मीन्स -π/2 से लेके कॉट 2 तक इसके आउटपुट क्या रहेंगे? इस कॉट 2 रेडियन से लेके 140 डिग्री तक, तो अल्टीमेटली इसका जो ब्रैकेट है वो हमारा क्या रहेगा? 2 ही हो जाएगा। यस सर। अब हमने ये देखना है कि भाई जब 2 तक तो देख लिया, अब 1, ये आउटपुट ये π/2 है, π/2 मतलब 1.57, तो 1 कहाँ पे? उससे थोड़ा नीचे, यहाँ पे होगा 1। तो 1 से लेके 2 के जो आउटपुट है वो कौन से इनपुट के लिए रहेंगे? सर और नीचे कॉट 2 से कॉट 1 शायद। कॉट 2 से कॉट 1, 1। इसको फॉर द टाइमिंग आप बीटा मान लीजिए। तो मुझे क्या चाहिए? कॉट इनवर्स बीटा की वैल्यू मुझे चाहिए 1 के बराबर। मुझे ये इनपुट निकालना है कि किस इनपुट पे मुझे 1 आंसर मिलेगा। तो मैंने बोल दिया बीटा पे मिलेगा, तो कॉट इनवर्स बीटा 1 हो गया, तो बीटा कितना हो गया जी? कॉट 1 हो गया जी। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी कॉट 1। दैट मीन्स जब मैं यहाँ से लेके ये वाले इनपुट कंसीडर करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 1 से लेके 2 आउटपुट मिलेंगे। तो उन सबका ब्रैकेट क्या होगा? 1। और उसके आगे तो सारे के सारे, उसके आगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 0। तो सब 0 ही हो जाएंगे, है ना? 1 से छोटा और आउटपुट रहेगा तो ब्रैकेट 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे ये आंसर कैलकुलेट करना है। कॉट 2 प्लस कॉट 1 माइनस पाई आ जाएगा सर। जो भी इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। ये जो कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन है ये डेफिनेटली है ना एक टफ क्वेश्चन है। आप ग्राफ वगैरह रिलेट करना मुश्किल पड़ता है। तो सर मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद छोड़ दिया था सर, बहुत टाइम लगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उनको फिलहाल छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है ना? 10, 11, 12,
12 बता दो। ट्वेल्व में जो इक्वेशन लिखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसकी इधर स्क्वायरिंग कर देता हूँ सर्कल का ही कुछ। सर्कल बन जाएगा √5 रेडियस। यस सर। इट्स अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज √5, ठीक है ना? यस सर। और ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपर पोर्शन लेना है, क्योंकि कारण क्या है? लाइन y पॉजिटिव y नेगेटिव नहीं हो सकता सर। आपको एक्चुअल क्वेश्चन ये दिए, आपको ये नहीं दिए, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो स्क्वायरिंग करने की वजह से आया, ठीक है ना? तो स्क्वायरिंग करने की वजह से एक्स्ट्रा सेगमेंट्स क्रिएट हो जा रहे हैं, तो आपने उन्हें डिस्कार्ड करना है। और ये कैसे पता कर रहे हैं कि भाई अपर पोर्शन है कि लोअर पोर्शन है, कि भाई y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर। ओके, अब सेकंड, ये तो √5, 0, ठीक है ना? सेकंड क्या है? ये 0, √5 भी रहेगा। ये वाला स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यस सर। मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना आता है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा? 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट कर दो सर। अब हो जाएगा सर। तो इसमें देख लो क्या, कौन सा रीजन एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये वाला रीजन। ओके सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर कोई ग्राफ है जैसे ये सर्कल का, समझ लो सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता अगर, और अगर हमारा इंटरसेक्शन भी आ रहा, मतलब सेम जो एरिया है कॉमन एरिया वो भी अगर थर्ड उसमें क्वाड्रेंट में होता, तो सर हम लिमिट मतलब अलग अलग लगाते हैं या मतलब पीछे से लेके स्टार्ट करके आगे तक लगाते? जैसे सर जैसे क्वेश्चन 11 था ना सर, देखिए अगर तो सिमेट्रिसिटी से बात बन रही है फिर तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया हमेशा निकाल लेते हैं और उसका डबल वगैरह कर देते हैं। लेकिन अगर कोई सिमेट्रिसिटी वाली बात नहीं बन रही है तो फिर आपको जो मतलब नेगेटिव पॉइंट से लेके पॉजिटिव पॉइंट तक सारी लिमिट्स आप डालते हो। और सर जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ होता है वो इंटीग्रेशन में उसका नेगेटिव आता है ना हमेशा? बेटा मैंने आपको समझाया था, ये है ना, बार बार बोला भी था, अगर आप किसी अपर फंक्शन में से लोअर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करके उसे इंटीग्रेट करते हैं तो फिर आपको वो नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप 11th की बात कर रहे हो तो अपर में क्या है? वो पैराबोला है जी। लोअर में क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। यस सर, वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे आपने वो पॉइंट याद रखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। सर 17 बता दो। यस सर 7। x इक्वल्स टू 0, y 0, x2, y2, ये तो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक स्क्वायर बन गया ना। यस सर। तो जब ये एक स्क्वायर बन गया है ये x इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू 2 वाली रहेगी। अब दूसरा क्या है? y लेस देन e की पावर x। तो e की पावर x वाला ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। यस ठीक है। फिर है ln x। ln x का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। अब y लेस देन इक्वल्स टू e की पावर x दिया है, दैट मींस y इक्वल्स टू e की पावर x, तो ग्राफ तो ये बन गया। तो लेस देन e की पावर x वाला ग्राफ क्या होगा? नीचे वाला वो नीचे वाला आएगा, ये इस लाइन के नीचे वाला आ जाएगा, है ना। कोई भी एक वैल्यू डाल के आप देख सकते हो, रीजन डाल के देख सकते हो। यस रीजन इसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट। और y ग्रेटर देन ln x,
तो ln x से ऊपर वाला ग्राफ, पर तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो आपको एरिया मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए ये वाला पॉइंट आपका 1,0 है, ये वाला पॉइंट आपका, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, ln 2 x एक्चुअली में ना इसको करने के लिए अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। उसकी जगह अगर आप ये वाला एरिया देखें, ब्लू वाला, और ये वाला सेगमेंट देखें, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये दोनों फंक्शंस क्या है ना, ये दोनों फंक्शंस y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, एक दूसरे के इनवर्स है। यस सर। तो y इक्वल्स टू x लाइन के ही रिस्पेक्ट में ये जो स्क्वायर है ये भी सिमेट्रिक प्रेजेंट है, ये वाला एंड भी, ये वाला एंड भी, दोनों एंड स्क्वायर के भी सिमेट्रिक है, तो स्क्वायर भी पूरा का पूरा आधा बन जा रहा है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए ये ब्लू वाला एरिया निकाल लूंगा और ब्लू वाले एरिया का डबल रेक्टेंगल के, सॉरी, स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ब्लू वाला एरिया क्या आएगा बेटा, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 1 है, तो ब्लू वाला जो रीजन है उसका एरिया रहेगा 1 से 2 इंटीग्रेट कर दो ln x, इसका 2 टाइम, तो रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर का एरिया तो 4 आएगा, तो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्लू रीजन। ओके सर। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 18। सर इसको डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, मतलब माइनस का तरीका कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन फिर बहुत लेंदी जाएगी, क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। आपका y आउटपुट 2 है, ऑल्दो इतना टफ नहीं है, x की वैल्यू ln 2 आएगी यहाँ पे, हाँ वही, तो फिर वो ln 2 आपको देखना पड़ेगा वो 1 से ज्यादा होगा कम होगा, तो ये वाला पॉइंट लेफ्ट में है। ओके सर। ठीक है, एटीन, 19, 20, 19 तो कराया था ना क्वेश्चन ऐसा? यस सर। यस सर। 20, सर 20 में ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ x के बारे में गिवन होना चाहिए था, कुछ एक्स्ट्रा। नहीं सर, आ गया था आंसर। आंसर भी तो आ गया आ गया होगा। एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं। मिनिमम ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 क्या है जी, x प्लस 1 ये वाली लाइन, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ अगर बनाना पड़े तो क्या बनेगा जी, ऐसा बनेगा, इससे पैराबोला। यस सर। नीचे वाला पॉइंट से पास भी करेगा ना 1,0, तो इसमें चाहिए क्या आपको, आपको क्या दे, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स। अच्छा, मिनिमम देखना था, नीचे वाला एरिया नेग्लेक्ट हो जाएगा सर, वो y अंडर रूट पॉजिटिव जो पैराबोला नीचे पैरे वाला वाला नीचे नीचे ओके ओके, नीचे वाला सेगमेंट नहीं आएगा क्योंकि y अंडर रूट पॉजिटिव वाला है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मिनिमम वाला सेगमेंट रह गया ये वाला, है ना, तो अपर वाले पोर्शन हटा दे, ये वाला ऊपर सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट ऊपर है। यस। तो आपने एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो बेटा कौन सा एरिया आ गया, ये आ गया। सानिध्य क्लियर है? यस सर। 21, 22,
22 22 में बेटा सीधा सीधा बाय पार्ट्स लगा लो। x को फर्स्ट फंक्शन मान लो और f डबल डैश 2x को सेकंड फंक्शन मान लो, या अगर f डबल डैश 2x को अभी सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो 2x को फॉर द टाइमिंग आप t मान लीजिए। यस सर, बिना बाय पार्ट्स का दिया तो बाय पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा। बाय लगाना था सर, लगा था। बाय पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन 2x को t मान के आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगेगी। हाँ यस सर, लगाना पड़ेगा, लगाया 2x को t मान लो तो जिससे 2 dx आपका dt आ जाएगा, dx आपका dt/2 बन गया। तो लिमिट्स भी 0 से हाफ हो जाएंगी, नहीं 0 से हाफ हो जाएगी, 0 से 2 हो जाएंगी। और x जो है वो t/2 हो जाएगा, x t/2 हो जाएगा, ये f डैश t हो जाएगा, ये dt/2 हो जाएगा। बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे। 23 सर इसका आंसर 144 आ रहा था। किसका? इसी को 23 का। 23 सर 23 एक बार बता दो। सर 4 आ रहा था, 23 4 आ गया था सर। सर 4 आ गया था सर। आ गया था सर। एक बार डिस्कस कर लेते हैं सीधा सीधा बेटा। एक तो इसके ऊपर माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा लो। यस यस सर। माइनस a से लेके a तक की जो इंटीग्रेशन होती है उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो ये 2/π, इसको लिख लोगे 0 से π/4 f ऑफ a। पहले तो लिखना है f ऑफ a, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज लिख दिया जाएगा जी। 1 प्लस e की पावर x, सॉरी e की पावर sin x इंटू 2 माइनस cos 2x प्लस f ऑफ माइनस x। मतलब f ऑफ माइनस x अगर लिखना है तो x की जगह माइनस x रिप्लेस कर देना है जी। तो मतलब ये बन जाएगा इस फंक्शन में x की जगह माइनस x रिप्लेस करके क्या बनेगा, e की पावर साइन ऑफ माइनस x, जो कि e की पावर माइनस साइन x बन जाएगा जी। ये तो cos थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। दूसरा वाला ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा इसका एलसीएम कर लो, और ये e की पावर माइनस साइन एक्स है तो ये एलसीएम लेंगे तो ये e की पावर साइन एक्स प्लस 1 और वो e की पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर। यस सर। आपका जब डिनोमिनेटर तब आपका पूरा का पूरा सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर के टर्म सीधे सीधे ऐड अप हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर के टर्म ऐड अप होके e की पावर साइन एक्स प्लस 1 बना देंगे। ये इंटीग्रेशन बनेगा, इसमें ये तो कट गया, सिर्फ 1/2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करना होगा। सॉरी ये π/4 लिखना हो जाएगा। सर ऐसे ही किया था पर आंसर एक बार आप मैंने कैलकुलेशन किया हुआ बेटा, 4 आंसर सही है और बाकी लोग भी है। ओके सर, मैं अपनी देखूं। 24 सर 24 में आंसर अलग आ रहा था, मतलब आंसर 4 ही आएगा उधर, पर वो फॉर्मेट अलग बन के आ रहा था सर। मेरा सही आ रहा था। मेरा आंसर 3ln/ln2 माइनस 4/3 आ रहा था सर। तो बेटा सर ये सही कह रहा है, मेरा भी यही आ रहा है। तो भाई फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पहले, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 करना पड़ेगा। सुनिए, आप जो आंसर बोल रहे हो ना बेटा, वो a की वैल्यू बोल रहे हो। यस सर। वो a की वैल्यू वहां पे पुट करनी है ना। नहीं सर, एक तो फॉर्मेट हमें वहां पे दिया हुआ है, वहां पे 3 कॉमन में है, तो सर अंदर 4 ऑलरेडी था 4/3, तो सर × 3 करके वो 12 लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट की बात नहीं है, बिना फॉर्मेटिंग के, ज्यादा कुछ इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। आप सिर्फ ये सोचो कि भाई मैंने a की वैल्यू निकाल लेनी है पहले, वो a की वैल्यू जो चीज आपने कैलकुलेट करने को बोली गई है वहां पे a की वैल्यू पुट कर दो ना। जब आप वो पुट कर देंगे सीधा सीधा आंसर 4 आ जाएगा। आपके जो a की वैल्यू आया होगा ना बेटा, वो क्या आया होगा,
ए की वैल्यू आपकी आई होगी 3/ln2 माइनस 4/3। ये आपकी यस ए की सर, वैल्यू होगी। आई है कि नहीं आई है ये? यस सर, यस सर। तो जब ये आई है तो सीधा सीधा ये ए की वैल्यू वहां पे पुट कर देना, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। माइनस करके क्या रहा है तो इसकी माइनस हो गया, प्लस में आ गया। ठीक है सर, समझ गया सर, बिल्कुल। फॉर्मेटिंग क्या करनी है इसमें, वैल्यू पुट कर दे सीधा सीधा। ट्वेंटी फाइव कंप्लीट है ये पेपर? यस। यस सर। इसमें कैलकुलेशन तो है, नो डाउट है ना। एरिया के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम लगता है, क्योंकि डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इससे इसमें 23 थोड़ा इजी था, 25 भी थोड़ा इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। 22 इजी था, 21 इजी था। तो जो न्यूमेरिकल करेक्ट है उसमें मैं 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। 19 इजी है, 18 इजी है, 16 इजी है, 15 इजी है, 14 इजी है, 13 भी ठीक है, 12 थोड़ा सोचना पड़ता है, 11 भी ठीक है, इजी है। तो 11 से लेकर 20 के बीच में आप 6 क्वेश्चन मान सकते हो। 10 इजी है, 9 इजी है, 8 टफ है, 7 थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि वो वाली चीज़ कभी देखी नहीं होती कई बारी। 6 थोड़ा ब्रैकेट में हर एक को दिक्कत आती है। 5 थोड़ा है। 4 तो इजी है, 3rd इजी है, 2nd इजी है, एंड 1st भी इजी है। थोड़ा कैलकुलेशन से देखना, तो इसमें भी 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स आने चाहिए आई थिंक सो। 50 प्लस कितने पे आ रहे हैं? ओके गुड, 50 प्लस मार्क्स आने चाहिए। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि भी पेपर थोड़ा लेंदी है, तो टाइम तो हर एक क्वेश्चन में देना ही पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस है ना होने वाले हैं, सिर्फ 3-4 को छोड़ के, या है ना एटमैक्स 5 क्वेश्चंस को छोड़ के ऐसा है कि भाई बाकी तो सारे आप लोग कर सकते हो, थोड़ा टाइम की वजह से इशू है। चलिए बेटा हम लोग अब थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने कर लिए हैं क्या? यस सर। तो उन दोनों क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या थे? आई क्रॉस प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। हाँ जी, ये सॉल्व हो गया क्या? यस सर। सर एक बारी टाइम ले ले, कल कर नहीं पाए। करो बेटा फिर।
हो गया सर, कर सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। देखिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या बनेगा इसमें, फॉर्मूला क्या रहेगा? हमने क्या सीखा था कि पहले जो मिडल वाला वेक्टर होता है उसको बाहर लिख लीजिए और बाकी के दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। यस माइनस माइनस करके क्या आएगा कि जो अब ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वेक्टर रह गया है उसको बाहर लिख लीजिए और बाकी के दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई कैप और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, समझ में आया है? दूसरे वाले टर्म में क्या बनेगा? जो पहला बना लिया दूसरा वाला टर्म तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सारे के सारी चीजें वही बन के आएंगी, बस आई की जगह जी आ जाएगा, बाकी तो सारा कुछ सेम ही रहेगा, राइट? तीसरे वाला भी बन जाएगा जी। हाँ जी, आई डॉट आई, रिस्पॉन्ड करिए बेटा सब लोग। यस यस सर। आई डॉट आई 1 बन जाएगा, तो ये वेक्टर Yes, जी डॉट जे 1 बन जाएगा, के डॉट बन के, जाएगा। 3 1 बन जाएगा टोटल। ये तो 3 वेक्टर बन गया। यस सर। और ये जो टर्म्स है, जो माइनस वाले टर्म है, ए वेक्टर ही ए वेक्टर ही रिप्रेजेंट है। माइनस ये वेक्टर बन जाएंगे, यस सर। यस नेट बन जाएगा ये हुए। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वो आर वेक्टर की मैंने एक पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट में 9 यस सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बेटा डॉट प्रोडक्ट में 9th प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन से जस्ट पहले वाला मैंने इसको पढ़ाया था, एक बार देखिए वहां से, ठीक है? हाँ जी, सेकेंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। हाँ जी, ये हुआ किसी का? यस सर। यस सर। कैसे करना है बेटा? खोल के ही कर देंगे सर। बिल्कुल, डायरेक्टली ओपन अप करना है। एसटीपी लिखा हुआ है तो एसटीपी का फॉर्मूला लगा देंगे कि पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। अब ये 4 वाले वेक्टर के फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना? यस यस तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा लीजिए, अदरवाइज मैंने उसको करवाया भी था, समझाया भी था कैसे ये करना है। और 4 वालों के लिए फॉर्मूले तो आपके पास 2 अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप उनमें से कुछ भी लगा सकते हो, आपके लिए तो दोनों ऑप्शन खुले हैं जी, कोई भी लगाए सही रहेगा। तो मान लीजिए मैं B क्रॉस C को एक सिंगल वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, इसको मैं फॉर द टाइमिंग R वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ। तो अब A क्रॉस B क्रॉस R बन गया, तो इसके लिए क्या बन गया? ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया है तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है क्या कि पहले तो R, मतलब जो मिडल वाला ब्रैकेट है वेक्टर होगा वो ब्रैकेट के बाहर लिखना है और बाकी के बचे हुए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो R डॉट A इंटू बी वेक्टर माइनस जो इस ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर है विच इज A, उसे ब्रैकेट के बाहर लिखना है और R और B का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, सही है? यस सर। अब बेटा अब इस R की वैल्यू भी रख लेते हैं और साथ में एक काम करते हैं, ये R डॉट A ये तो एक स्केलर वैल्यू ही होगा तो उसको अलग कर देंगे, ये तो एक स्केलर वैल्यू है जी। अब इस B का इसके साथ भी तो डॉट प्रोडक्ट कराना है। अब
ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, तो दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट को मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करा देंगे जी, ठीक है। माइनस आर डॉट बी, आर डॉट बी को फॉर द टाइमिंग बी क्रॉस सी लिख ही देते हैं, बी क्रॉस सी डॉट बी। बेटा ये तो खुद ही 0 हो जाएगा। यस सर, और वो सेम ही लिखे हुए हैं टर्म्स। ये 0 आएगा ना। एसटीपी में दो वेक्टर सेम है जी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। और ये दोनों क्या लिखे हुए हैं? दोनों तो सेम ही लिखे हुए हैं, एबीसी का एसटीपी लिखा हुआ है, लिखा। दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए एबीसी का स्क्वायर बन गया। ओके, सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया है? यस सर। यस। आगे चले। हाँ जी बेटा, करिए क्वेश्चन।
हाँ जी, थर्ड हो गया क्या? बस 1 मिनट होने। ओके, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी पढ़ाया था ना मैंने, डायरेक्टली फॉर्मूला यस लगा। सर। सर उसी से कर रहे हैं, बट वो सर उसी से ट्राई तो उसी से करा था, बट एक टर्म ज्यादा आ रही है उससे। A is parallel to B क्रॉस C, ये भी तो दिया है ना, तो उसमें देख लो, इंफॉर्मेशन भी तो दी है। सर अगर ए की वैल्यू पुट करके दोनों साइड से तो इक्वलिटी आ रही है, पर वो ऐसे नहीं प्रॉपर प्रूव नहीं हो रहा है वो जो ऊपर वाली टर्म लिखी। हो जाएगा बेटा, करके देखो एक बारी। जो मैं ट्राई करता हूँ सर। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी अगर आप यूज करते हो तो ये क्या बनेगा जी, ए डॉट ए डॉट सी। सीधा सीधा आपने याद कैसे रखना है कि जो पहला ब्रैकेट है उसका पहला टर्म मतलब पहला वेक्टर इन दोनों के साथ डॉट करा देंगे, मतलब ए को पहले इन दोनों के साथ 1 by 1 डॉट करा देना है। पहले मैंने ए के साथ कराया, फिर मैंने सी के साथ कराया, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा वेक्टर वो क्या है, वो पहले ए के साथ कराना है, फिर उसी को बी के साथ कराना, सी के साथ कराना है, तो बी डॉट ए बी डॉट सी। ठीक, यही है ना, यही तो फॉर्मूला ना। तब ये ए डॉट ए क्या है, मॉडल। और ये क्या है माइनस करके, तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? हाँ, ये खत्म नहीं हो रहा? यस सर, खत्म हो जीरो ही हो जाएगा, जाएगा। 0 हो जाएगा। जीरो होगा ना। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, अगर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर के पैरेलल बोल रहे हो तो इसका मतलब ए बी और सी ए के वेक्टर बी के 90 डिग्री बनाएगा, सी के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। यस सर। अगर ए वेक्टर बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में है दैट मींस ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है जी, तो उससे तो ये तो जीरो ही हो गया प्रूव। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन सर। ओके गुड। यस सर, ये तो हो गया। डन सर। कैसे किया है ये? नीचे वाला एसटीपी ओपन सर हो गया। अल्टरनेट अल्टरनेटिवली मतलब भी ऊपर बी क्रॉस सी है तो नीचे भी
B क्रॉस C डॉट तो क्या कैंसिल आउट कर देंगे? कैंसिल आउट तो नहीं होगा? हाँ नहीं होएगा सर। अगम अगम कैसे किया? और किसका हो गया था ये क्वेश्चन? रितेश आई थिंक, है ना? रितेश आपका हो गया यस ना? सर। यस सर। कैसे किया था बेटा? सर सर मैंने ना जैसे सर दिया हुआ ना ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, हम्म। तो सर ए वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी वेक्टर एंड सी क्रॉस ए वेक्टर के नॉन कोप्लेनर होगी तीनों। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, तो उसके बाद आप क्या कह रहे हो? सर जो इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी एंड सी तो ठीक क्रॉस है, ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर इससे इक्वेशन बन गई कि डी वेक्टर है जो वो कुछ लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी होगा प्लस क्या कहते हैं बिल्कुल सही है, अल्फा टाइम्स सी क्रॉस ए होगा और बीटा टाइम्स ए क्रॉस बी होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही तो है। उससे ए ए डॉट वेक्टर प्रोडक्ट डॉट लगा के बी, आपने कर यस लिया। सर वो निकाल सही लिए सही उनकी वैल्यूज। सही है, बिल्कुल सही किया, वही करना है। सर हाँ जी। सर अगर तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो हम कोई भी वेक्टर उनकी टर्म्स में लिख सकते हैं ना? बिल्कुल जी, ये हमने बात किया था ना, पूरा का पूरा स्पेस डिफाइन कर देते हैं। यस सर। यस सर। बिल्कुल।
हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं लोग। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ए बी सी आपको 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हैं। तो अगर ए बी सी ये तीनों नॉन कोप्लेनर्स है ना, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ये तीनों भी क्या होंगे बेटा? नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर ए बी सी तीनों नॉन कोप्लेनर है तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी ये भी तीनों नॉन कोप्लेनर होंगे जी। तो अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो मैं किसी भी एक वेक्टर को इन तीनों के टर्म्स में लिख सकता हूं। मैं डी वेक्टर को मान लेता हूं कि भाई ये लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस म्यू टाइम्स सी क्रॉस ए एंड न्यू टाइम्स ए क्रॉस बी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। और इसका क्या रीजन है कि अगर ये तीन नॉन कोप्लेनर हैं तो ये भी तीनों नॉन कोप्लेनर होंगे? इसका बेस्ट वे है, हम लोगों ने जो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वाला, हम लोगों ने इन तीनों का एसटीपी निकाला। क्या ये एसटीपी इसके बराबर आया, एबीसी के एसटीपी के स्क्वायर के बराबर? यस सर। तो बेटा अगर एबीसी तीनों नॉन कोप्लेनर हैं, इसका मतलब इनका एसटीपी नॉन जीरो होगा। अगर कोप्लेनर होते हैं तो एसटीपी जीरो होता है, अगर नॉन कोप्लेनर होते हैं तो एसटीपी नॉन जीरो होता है जी, राइट? यस सर। याद है ना? कोप्लेनर एसटीपी जीरो, नॉन कोप्लेनर एसटीपी नॉन जीरो। ये पॉइंट पढ़ा था एसटीपी की प्रॉपर्टी में? ये सर पढ़ा था। तो अगर एबीसी आपको नॉन कोप्लेनर दिए हैं तो मतलब एबीसी का एसटीपी नॉन जीरो। तो अगर एबीसी का एसटीपी नॉन जीरो तो उसका स्क्वायर भी नॉन जीरो। दैट मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका एसटीपी क्या आ गया बेटा? नॉन जीरो। तो जब इसका एसटीपी नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब इन तीनों को क्या होना पड़ेगा? नॉन कोप्लेनर। ओके? तो ये इसका रीजन है, मतलब उस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। ओके, तो मैंने डी वेक्टर को इन तीनों के टर्म्स में लिख दिया। अब जब डी वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जब ये वाला टर्म ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये एसटीपी ऑफ सी ए बन जाएगा, वो जीरो। ये बन जाएगा ए बी ए का एसटीपी, वो भी जीरो, मतलब ये बचेगा जीरो। तो अल्टीमेटली ये लैम्डा टाइम्स ए बी सी का एसटीपी आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा कितना आ गया? डी डॉट ए अपॉन ए बी सी। तो ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के आपको लैम्डा निकल जाएगा, बी वेक्टर के साथ डॉट करा के आपको म्यू निकल जाएगा, और सी वेक्टर के साथ डॉट करा के आपको न्यू निकल जाएगा। तो जब इन तीनों की वैल्यू आपको मिल ही गई है तो ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे वापस से पुट कर दोगे, इसी इक्वेशन में वापस से इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दोगे। ओके? सबको समझ में आया है? यस सर। यस।
सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो अभी आपने लिखा b प्लस सी अपॉन रूट 2, सर b के ऊपर ये एरो ही है ना? क्या कह रहे हो? सर b और c के ऊपर एरो है ना जो अभी आपने लिखे हैं? सर नीचे वाला क्वेश्चन। बेटा माइक को थोड़ा पास में लेके आओगे? मैं कह रहा अब हूँ क्या हाँ ये सर यही हाँ ये ठीक है एरो सर। ही है, कैप नहीं है। ऊपर वाला हो गया क्या, आर वाला? हाँ जी, आर वेक्टर वाला क्वेश्चन। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसी के जैसा है, थोड़ा उसी डायरेक्शन में सोचने का ट्राई करिए सब लोग। क्या आप किसी भी एक वेक्टर को 3 वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं? हाँ जी, हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो तो उसके टर्म्स में आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि दो ही वेक्टर दिए हैं, तो तीसरा कहाँ है? तीसरा कहाँ है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन कोलिनियर हैं तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको वेक्टर मिलेगा क्या वो तीसरा वेक्टर कंसीडर किया जा सकता है? और वो ए और बी के प्लेन में नहीं होगा, ये भी हमें पता है। क्या ये सबको बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में आपको ए और बी दिए हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए बी तो 2 वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, साथ में तीसरा वेक्टर जो कंसीडर कर लूंगा वो ए क्रॉस बी होगा। ओके सर ये क्या मतलब कैसे सोचा है आपने, क्यों करा आपने ए क्रॉस बी? देखिए अभी जो सोचने की बात है, मैं आपको फिर से बोलूंगा कि भाई है ना, अभी आप लोगों के लिए नया है, पहली बार है, इसलिए आपको दिक्कत है। अब आपने सुन लिया है, समझ लिया है, अब आप खुद से सोचेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ओके आगे की चीज के में ध्यान रखो कि अब मुझे जो चीज बताई गई है वो मुझे आगे के लिए याद रखनी है। ये क्वेश्चन ऐसा है, पहली बार आप सोचने जाएंगे तो नहीं क्लिक करेगा ये। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं, तो तीसरा वेक्टर अगर नहीं दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हो, गिवन 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके तीसरा वेक्टर वो खुद बना सकते हो। एंड ऑब्वियसली जो 3 वेक्टर अब आपको मिल जाएंगे तीनों नॉन कोप्लेनर होंगे और
इनके टर्म्स में आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो। तो मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर म्यू टाइम्स बी वेक्टर न्यू टाइम्स ए क्रॉस बी। अब क्या करना है, लैम्डा म्यू न्यू इन सब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है मुझे, एक बार आर के ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये तो बेटा जीरो ही हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस न्यू टाइम्स के डॉट बी। फिर आप बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे, फिर से ये तो खत्म हो जाएगा, ये आपको मिलेगा लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी प्लस म्यू टाइम्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर। आर डॉट ए की वैल्यू आपको पता है, आर डॉट बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन गए, लैम्डा और म्यू की तो यहाँ से निकाल लोगे। न्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे। ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो पहला वाला लैम्डा वाला टर्म भी खत्म, म्यू वाला टर्म भी खत्म, न्यू वाला टर्म सीधा सीधा क्या आ गया बेटा, इसकी वैल्यू आपको पता है तो न्यू की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो इन तीनों इक्वेशन से आपको लैम्डा म्यू और न्यू तीनों मिल गए हैं, और वो ही तीनों वैल्यूज आप वापस से जो आर वेक्टर आपने एज्यूम किया था वहीं पे जाके ये वैल्यूज डाल देंगे। उस तरीके से मैंने आर वेक्टर की वैल्यू इन ए और बी के टर्म्स में निकाल लीजिए। ओके, अब ये इक्वेशन है, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में एक टॉपिक रह गया है, आज अगर पेपर का डिस्कशन ना होता तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर देते, कल तो हो ही जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक मिनट रुक जाओ, बस फोटो ले, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर नेक्स्ट शीट की डिस्कशन कब है? बेटा वेडनेसडे को बताई तो है। ओके सर। वेडनेसडे को 3 बजे, ठीक है। उसमें शीट है आपका ऑब्जेक्टिव लेवल 1 तक, और एनसीईआरटी जो सैटरडे को हमारी डिस्कशन थी वो रह गई थी, तो वो भी साथ में। ओके बेटा, थैंक यू सर। हाँ जी सर आप होस्ट हो सर, मीटिंग एंड कर देना सर, हमारी अगली क्लास है नहीं वैसे। ओके, इसके बाद क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आज? नहीं है सर। नहीं है सर। ओके ओके बेटा।